अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू हसीब इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, हसीब इलेक्ट्रॉनिक्स में आप सबको वेलकम। मुझे बहुत से मैसेज आते हैं, कमेंट आते हैं कि सर हमें एसएमपीएस में इनपुट में फ्यूज़ शॉर्ट मिल रहा है, हमारा इन्वर्टर ऑन नहीं हो रहा, आउटपुट सेक्शन में वोल्टेज कम मिल रहे हैं, ज़्यादा मिल रहे हैं, आउटपुट फ्लक्चुएट हो रही है, किसी सर्किट की आउटपुट बढ़ाना चाहते हैं। शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक को। मैं क्या करूँगा कि इस जगह पे एक डायग्राम बनाएंगे और उसके ऊपर कंपोनेंट लगा के कि ये कंपोनेंट क्यों लगा, ये कंपोनेंट क्यों लगा, इसको ऐसा क्यों नहीं है, इसको ऐसा क्यों नहीं है, ये सारी चीज़ें हम तफसील में देखेंगे। सबसे पहले कोई भी पावर सप्लाई लेते हैं, उसके कुछ पार्ट्स बनते हैं, कुछ हिस्से होते हैं उसके। फर्स्ट ऑफ ऑल उसका इनपुट फिल्टर एंड प्रोटेक्शन सर्किट होगा, इसमें कुछ फ्यूज़ होगा, ओवर वोल्टेज ओवर करंट प्रोटेक्शन होगी, हाई फ्रिक्वेंसी सर्ज करंट से बचाने के लिए यहाँ पे कंपोनेंट लगेंगे। इसके बाद आ जाती है हमारी नंबर 2 पे डीसी बस आ जाती है। इसमें क्या होता है कि इसमें ब्रिज रेक्टिफायर, चाहे वो ऑल इन वन 4-in-1 डायोड हो या 4 डायोड्स सेपरेट लगे हुए हों, वो सारे के सारे यहाँ पे हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है इन्वर्टर सेक्शन। डिफरेंट किस्म की पावर सप्लाई के अंदर डिफरेंट किस्म के इन्वर्टर लगे हो सकते हैं। ZVS हो सकता है, 0 वोल्ट स्विचिंग मोड हो सकता है, 0 करंट स्विचिंग मोड हो सकता है, हाफ ब्रिज टेक्नोलॉजी हो सकती है, फुल ब्रिज टेक्नोलॉजी हो सकती है, बूस्ट है, बक बूस्ट है, मुख्तलिफ़ किस्म की टेक्नोलॉजीज़ हैं। वो जो भी टोपोलॉजी यूज़ करेगा वो डिज़ाइनर पे डिपेंड करता है, उसकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। इन्वर्टर सेक्शन की एक और रिक्वायरमेंट है, क्या है वो है, एक इसकी अपनी VCC पावर सप्लाई चाहिए। SMPS IC को VCC पावर सप्लाई चाहिए, वो हम देखेंगे। नेक्स्ट इसकी होती है एक फीडबैक सर्किट, इसको चाहिए होता है। फीडबैक सर्किट को हम डिस्कस करेंगे। आगे हमारा मेन जो सेक्शन आता है वो है आउटपुट स्टेज। और अगर इन चीज़ों के फंक्शन को समझ जाएं तो किसी किस्म की पावर सप्लाई को रिपेयर करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। वीडियो देखिएगा कि मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं जो मेरे पास इल्म है, नॉलेज है, मैं वो आपको ट्रांसफ़र करने की कोशिश करूँगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो जी चाहे तो लाइक कर दीजिएगा। कोई भी सप्लाई होगी तो उसकी 2 लाइनें होंगी जो कि 85 वोल्ट से लेके 265 वोल्ट तक काम करेगी। 85 वोल्ट AC से लेके, तो यहाँ पे आ गई हमारी लाइन और न्यूट्रल। कोई भी पावर सप्लाई लेते हैं तो सबसे पहले उसके आगे आता है फ्यूज़। ये क्या होता है, ये ओवर करंट प्रोटेक्शन के लिए होता है। सर्किट के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आएगा, किसी वजह से कोई कंपोनेंट, चाहे आउटपुट सेक्शन में, चाहे इनपुट सेक्शन में, चाहे उसके डीसी बस में, चाहे उसके इन्वर्टर सेक्शन में, चाहे फीडबैक में, चाहे VCC में, किसी जगह पे प्रॉब्लम आएगा तो ये फ्यूज़ एक लिमिट है, उस लिमिट के बाद ये फ्यूज़ ब्लास्ट कर जाएगा, ब्लो कर जाएगा। इसी के ऊपर हम कंपोनेंट लगाएंगे। इसके बाद किसी भी पावर सप्लाई में यहाँ पे आएगा ओवर वोल्टेज प्रोटेक्टर, सबसे पहला कंपोनेंट। यहाँ पे आएगा हमारा MOV, ये लग गया यहाँ पे। इसका काम क्या है, किसी वक्त यहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा आए, अपनी लिमिट से जो ही ज़्यादा आएंगे तो ये क्या करेगा, ये इंटरनली शॉर्ट हो जाएगा। मेटल ऑक्साइड होता है तो ये बहुत जल्दी शॉर्ट करेगा। शॉर्ट करने से क्या होगा कि जो हमारी करंट लाइन और न्यूट्रल से चल रही थी उसका पाथ ये बनेगा और फ्यूज़ को फ़ौरन ब्लास्ट करवा देगी। ये तो आ गई हमारी फ्यूज़ की प्रोटेक्शन, वोल्टेज की प्रोटेक्शन, यानी करंट और वोल्टेज। इसके बाद एक और प्रोटेक्शन यहाँ पे आती है जिसको कहते हैं हम EMI फ़िल्टर।
ये RLC फ़िल्टर होता है, इसमें कैपेसिटर और ये तीन चीज़ें मिल के एक फ़िल्टर बनता है इनका। मैं इसको इस तरह कर देता हूँ। ये किस लिए होता है? किसी भी जगह से हाई फ्रिक्वेंसी की रिपल्स अगर आएंगी तो क्या करेंगी, ये RLC एक ट्यून्ड नेटवर्क होता है, रेजोनेंट सर्किट होता है। ये उस स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी जो आपकी 50 हर्ट्ज़ या 60 हर्ट्ज़ है, तो ये नॉर्मली 47 हर्ट्ज़ से लेके 65 हर्ट्ज़ तक फ्रीक्वेंसी को आगे पास करेगा। उससे ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी के हार्मोनिक्स को सप्रेस कर देगा, उनको बिठा देगा। चाहे वो इनबिल्ट स्विचिंग हो रही है उसकी वजह से फ्रीक्वेंसी जनरेट हुई या बाहर से आई, जो भी फ्रीक्वेंसी, वो यहाँ पे ये ब्लॉक कर देगा। ये ब्लॉकर है। क्यों? कि हाई फ्रीक्वेंसी अगले सर्किट को डैमेज कर सकती है। आगे हमारे कैपेसिटर हैं, डायोड्स हैं, वो सारी की सारी चीज़ें क्या करेंगी, डैमेज हो जाएंगी। उस चीज़ को बचाने के लिए हमारा ये फ़िल्टर सर्किट काम करेगा। और यहाँ पे नॉर्मली जो रजिस्टर होती है वो 1 मेगा की लगाई जाती है, और कैपेसिटर जो होता है वो 0.1 से लेके, वो सर्किट के हिसाब से डिपेंड करता है कि आपने कितना फ़िल्टर डिज़ाइन करना है। तो ये मेरे पास अभी इस वक्त मैं इस सर्किट में जो यूज़ करूँगा 0.1 नैनो से लेके 0.27 नैनो तक इस्तेमाल की जाती है। साथ में ये रजिस्टर इस्तेमाल की जाती है 1 मेगा 867 किलो ओम, अप्रॉक्सीमेटली आप कह सकते हैं कि 1 मेगा। इसके बाद यहाँ पे ड्यूल लाइन फ़िल्टर इस्तेमाल किया जाता है। ये एक रेजोनेंट सर्किट है जो हमारी रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी है अगले सर्किट के लिए, वहाँ तक तो फ्रीक्वेंसी को गुजरने देंगे, उससे ज़्यादा ये फ्रीक्वेंसी को रोक लेंगे। अच्छा, अभी होता क्या है, अभी ये देखें, ये कंपोनेंट आ गया पैरेलल में, ये पैरेलल में आ गया, ये पैरेलल में आ गया, और ये है सीरीज़ में। ये एक जस्ट आप कह सकते हैं कि वायर का पीस है, लेकिन इसका काम क्या है कि इसने जो हमारा इलेक्ट्रिकल करंट है वो इसके सीरीज़ में से गुजरेगी। ओवर वोल्टेज आए, ये शॉर्ट हो जाएगा। हाई फ्रीक्वेंसी आएगी, ये कैपेसिटर हाई फ्रीक्वेंसी के लिए शॉर्ट सर्किट होता है। अगर बहुत ज़्यादा हाई आएगी तो ये उसको शॉर्ट सर्किट करके यहीं से ही बाईपास करता रहेगा। तो अगर बहुत डेंजरस किस्म की हार्मोनिक्स आती हैं तो ये कैपेसिटर खुद से डैमेज होकर जो इसने काम किया था हाई वोल्टेज पे, ये हाई फ्रीक्वेंसी पे ये प्रोटेक्ट कर देगा, खुद तो उड़ जाएगा और इस फ्यूज़ को ब्लास्ट करवा के इस लाइन को ब्रेक करवा देगा। जब ये लाइन ब्रेक होगी तो ये फ्यूज़ जब यहाँ से पाथ कट गया तो हमारा नेक्स्ट सर्किट सेफ हो जाएगा। चलिए जी, इससे आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है ब्रिज सर्किट। यहाँ पे मैं 4 डायोड्स को यूज़ करूँगा। एक डायोड, 2 डायोड ऐसे इकट्ठे लगा लें। फिर इसके बाद 2 डायोड आप क्या करेंगे, इस तरह लगा लेंगे। एक डायोड ये पकड़ा, एक डायोड ये पकड़ा। इनकी जो पट्टी वाली साइड है, जो कि कैथोड वाली साइड है, मैंने एक साइड पे रखनी है। ये देखिए, तो ये कैथोड है। आपके पास आ रहे हैं 230 वोल्ट और आप कर रहे हैं 4 डायोड यूज़ कर रहे हैं, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 1.414 से। तो आपको कैपेसिटर पे जो वोल्टेज मिलेंगे वो 325 वोल्ट मिलने चाहिए। यू कैन से 320-330 वोल्ट आपको मिलने चाहिए। यहाँ पे 300 प्लस वोल्ट होंगे। अगर आपकी सप्लाई सपोज मैं कहता हूँ किसी जगह पे आप 210 वोल्ट देंगे, यहाँ पे एसी वोल्टेज चेक कीजिए 210 वोल्ट हैं, तो उसको मल्टीप्लाई फ़ौरन करिए। हमेशा जब भी काम करते हैं तो टेक्निकली चलिए ना। तो जब आप 210 वोल्ट यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपको 296 वोल्ट हो जाएंगे। अगर हम वोल्टेज करेंगे, मैं कहता हूँ मैं यहाँ पे 115 वोल्ट अप्लाई करता हूँ, तो इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा 1.414 से,
तो 160 वोल्ट मुझे मिलने चाहिए यहाँ पे। यहाँ पे मैंने कैपेसिटर लगाया इस जगह पे, और मैंने अप्लाई इसे कनेक्ट किया 230 वोल्ट के साथ, 230 के साथ, और मल्टीप्लाई कर दूंगा 1.41 के साथ। उस वक्त क्या होगा कि अगर ये हमारा कैपेसिटर ओपन है, ये काम नहीं कर रहा, तो यहाँ पे आपको 217 220 के करीब वोल्टेज मिलेंगे। 200 जो अप्लाइड वोल्टेज है उससे कम मिलेंगे। अगर ये वोल्टेज जो अप्लाई यहाँ पे किए हैं वो वोल्टेज आपको यहाँ पे नहीं मिल रहे, उससे कम डीसी वोल्टेज मिल रहे हैं। अप्लाई आपने 225 किए, मिले आपको 210 215, तो आंखें बंद करके इस कैपेसिटर को निकाल दें, इसको रिप्लेस कर दें। इसको आप कैपेसिटर से चेक करेंगे तो आपका ये वाला कैपेसिटर आपको ख़राब मिलेगा। चलें जी, हम इसकी वायरिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कनेक्ट करेंगे फ्यूज़। हम उसी तरीके से जिस तरह हमारा सर्किट चलेगा, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लाजमी शेयर कीजिए। इसको मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ पहले इस स्ट्रिप के ऊपर, ताकि हमें ये पता चले कि ये एक लाइन है हमारी। अभी देखें बड़ी मज़े की वायरिंग होगी यहाँ पे ना। यहाँ पे मैं फ्यूज़ के साथ इसको कनेक्ट करता हूँ। ये हो गया फ्यूज़ के साथ कनेक्ट। एक लाइन को उधर कनेक्ट कर दिया और एक लाइन को हम इस पे कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे 220 वोल्ट। ये होगी हमारी इनपुट। अच्छा, अभी हमने कनेक्ट करना है इस MOV को। फ्यूज़ कनेक्ट हो गया। मेटल ऑक्साइड वोल्टेज अरेस्टर यहाँ पे हम लगाएंगे, और इसको लगाएंगे हम एक जंपर वायर के ज़रिए। ये मेटल ऑक्साइड वोल्टेज अरेस्टर क्या करता है कि जब आसमानी बिजली, इलेक्ट्रिकल वोल्टेज ज़्यादा आते हैं, या हमारी जो इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाईज़ हैं, पावर कंपनीज़ हैं, उनकी तरफ से वोल्टेज अगर ज़्यादा आ जाए तो क्या होगा कि ये कंपोनेंट जो है ये शार्ट हो जाएगा। जब ये शार्ट होगा तो क्या करेगा, कोशिश करिए अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है तो उसे अपने दोस्तों तक, जो आपके प्यारे हैं, उन तक भी शेयर कीजिए। जिन मुमकिन है जैसे मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, तो अगर ये वीडियो अच्छी है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मे भी किसी को इससे फ़ायदा हो सके। अभी इसके बाद हम ये कनेक्ट करेंगे रजिस्टर। तो रजिस्टर को आसान हल तो ये है कि हम इस कैपेसिटर के पैरेलल में इसके पैरेलल में लगा देते हैं, क्योंकि ये पैरेलल में है तो यहीं पे हम इसको जोड़ देंगे। पहले हम यहाँ पे वायर कनेक्ट करते हैं। ये हमने लगा दिया। इसके साथ हम क्या करते हैं कि ये रजिस्टर कनेक्ट कर देते हैं, ये वाला, क्योंकि ये इसी के पैरेलल में है, बजाय इसके अलहदा से कनेक्शन करने के। तो हम यहाँ पे इसको कनेक्ट कर देंगे। इसी सर्किट को आप PCB के ऊपर भी लगा सकते हैं, वो भी एक इजी सॉल्यूशन है। चलें जी, इसको हम यहाँ पे सेंटर में रख के इस साइड पे कनेक्ट कर देते हैं। कनेक्ट करने के लिए मैं इसको काट के ज़रा स्मॉल साइज़ में ले आता हूँ। इसी जगह पे हम इसको पावर अप्लाई करेंगे। पावर अप्लाई करके तो फिर हम इसकी आउटपुट्स जगह जगह पे जितनी पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स पे हम आउटपुट चेक करेंगे, और प्रैक्टिकली हमें वो आउटपुट मिलनी चाहिए। अगर वो नहीं मिलती आपको प्रैक्टिकल सर्किट के अंदर, तो फिर आपको जो चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम। इसके बाद ये इंडक्टर हम लगाते हैं इस जगह पर। इस जगह पे मैं डबल फेस लगा देता हूँ। डबल फेस लगाने से ये होगा कि ये अपने पाँव पे खड़ा हो जाएगा। ये डबल लाइन फ़िल्टर है। इसको चेक कैसे करते हैं, बाज़ औक़ात ये भी ओपन हो जाता है। इसकी देखें तो दो वाइंडिंग है। एक वाइंडिंग ये है, एक इसकी इनपुट साइड है, ये आउटपुट है। इसी तरह ये इनपुट है, ये आउटपुट है। तो इसको हम कंटिन्यूटी पे रखें। इसी तरह कंटिन्यूटी आ रही है, दूसरा एंड लगाएं, कंटिन्यूटी आ रही है। तो यहाँ पे हम इसको कनेक्ट कर दिया हमने इसको इस जगह पे। सेफ्टीज़ मुख्तलिफ होती हैं।
हर सर्किट की सेफ्टी उसके डिज़ाइन के, उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कम या ज़्यादा होगी। अगर ये एक सिंपल सर्किट है तो इसके अंदर जो कंपोनेंट यूज़ हो रहे हैं हो सकता है वो दूसरे कंपोनेंट में उससे ज़्यादा हों, एडिशनल हों। तो कंपोनेंट का कम या ज़्यादा होना ये डिपेंड नहीं करता, डिपेंड करता है कि आपको उसका फंक्शन पता हो। अभी यहीं पे हमने एक फ़िल्टर स्टेज लगाई है। अगर कोई ज़्यादा सेंसिटिव सर्किट है, सपोज़ आप एक अच्छे टीवी सेट की बात करते हैं या जिसमें 42 इंचेस हैं, 43 इंचेस टीवी है या इससे बड़े हैं, तो उसमें 2 स्टेज फ़िल्टर लगता है। तो वहाँ पे फंक्शन सेम रहेगा, वहाँ पे उसने डबल स्टेज लगा दिया। ये फिर डिज़ाइनर पे डिपेंड करता है कि वो सर्किट को कितना लोडेड बना रहा है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। इसके बाद बारी आती है जनाब हमारी इसके बाद आते हैं हम ब्रिज रेक्टिफायर पे। तो ब्रिज रेक्टिफायर पे ये है हमारा कैपेसिटर। अच्छा, कैपेसिटर को भी देख लेना। इसमें एक और मज़े की बात, ये कैपेसिटर है हमारा 400 वोल्ट का, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे हमें 330 प्लस वोल्ट मिलेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वोल्टेज रेंज को ज़्यादा होना चाहिए। ये 22 माइक्रोफैरड का मैं यूज़ कर रहा हूँ कैपेसिटर। यहाँ पे हम इसको कनेक्ट करेंगे, ये एंड इसका पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। जिस पे पट्टी बनी हुई है, नेगेटिव लिखा हुआ है, तो वो इसका एंड नेगेटिव है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 डायोड्स के जो कैथोड हैं, जो पट्टी वाली साइड है, ये वाली साइड, इसको हम क्या करेंगे, इस कैपेसिटर के पॉजिटिव के साथ अटैच कर देंगे। अगर आपके पास सिंगल ब्रिज है, ब्रिज रेक्टिफायर है 4-in-1 डायोड वाला, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये हमारे ब्रिज रेक्टिफायर, यहाँ पे 2 डायोड हमने एक टर्मिनल पे लगा दिए। हमने 2 डायोड एक टर्मिनल पर लगा दिए जिसके कैथोड साइड है। अभी हम एनोड साइड वाले लगाएंगे और इन 2 डायोड्स की पट्टी वाली साइड को हम सेपरेट कर देंगे और इस तरह से ये डायोड नेगेटिव एंड पे जा लगेंगे। ये 2 डायोड इस जगह पे जाके लग जाएंगे। ये हम यहाँ पे हमने 2 डायोड इकट्ठे कनेक्ट कर दिए। जब आपने 2 डायोड इकट्ठे कनेक्ट किए, अभी क्या करेंगे, जो दरमियान वाले 2 डायोड्स हैं उन दोनों को आप इकट्ठा कर दीजिए। एक का एनोड, इस डायोड का एनोड और इसका कैथोड इकट्ठा हो जाएगा। और जो साइड वाले 2 डायोड हैं उनको आप जंपर कर दीजिए। इसका ये एंड इस डायोड के इसके साथ जोड़ देंगे, कैथोड के साथ। अब ये देखिए हमारा एक परफेक्ट किस्म का जो रेक्टिफायर सर्किट है कैसा बना। इसका कैथोड, इसका कैथोड आ गए पॉजिटिव टर्मिनल पर, और इसका एनोड जो निशान वाली साइड है इसे कैथोड कहते हैं, कैथोड पॉजिटिव पे आ गया, एनोड दोनों इस पे आ गए। दरमियान वाले 2 डायोड का कैथोड और एनोड मिक्स कर दिए, इनको दोनों को आपस में मिला दिया। अभी एक हमारी लाइन इधर आ जाएगी, फेज़ इधर आ जाएगा, न्यूट्रल इधर आ जाएगा। इसको हम जोड़ते हैं। अभी इसको मैं यहाँ पे लगा दिया। अभी ये लगेगा कहाँ पे, ये टर्मिनल हमारा फ़िल्टर के एक एंड पे और ये एंड दूसरे एंड पे। चलें जी, हम इसको कनेक्ट करते हैं ऐसे करके। इसके लिए मुझे तार थोड़ी सी लंबी लेनी पड़ेगी। वायर का पीस मैं थोड़ा सा लॉन्ग वायर यूज़ करके, इसमें अभी जो मैं बात कर रहा था कि इसको आप टेस्ट कैसे करेंगे। एक और यहाँ पे बड़ी मज़े की बात अभी आने वाली है कि आपको कैसे पता चलेगा कि इनपुट सर्किट में शॉर्ट है या नहीं है।
आप कहते हो कि फ्यूज़ बार बार उड़ रहा है, फ्यूज़ बार बार डैमेज हो रहा है, ब्लो कर रहा है, तो भाई क्यों करे? जब भी काम करते हैं आप, ये नहीं है कि जी अच्छा जी फ्यूज़ ब्लो कर रहा है, फ्यूज़ उड़ रहा है तो एक साइड से कंपोनेंट नहीं बदलना शुरू कर दें। उसके सबसे पहले काम करते हुए, जब आप काम कर रहे हैं तो आपको क्यों का पता होना चाहिए। क्यों उड़ रहा है, फ्यूज़ क्यों बार बार जल रहा है, फ्यूज़ की डैमेज होने की रीज़न क्या है। अगर आप क्यों का जवाब ले लेंगे तो आप परफेक्ट ट्रबल शूटर हैं, आप बेहतरीन फॉल्ट फाइंडिंग कर रहे हैं। उसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स अभी दे रहा हूँ। ये मैं अपने इंग्लिश चैनल पे तो मैं शेयर करता रहता हूँ, और ये वीडियो चूँकि मेरे स्पेशल उर्दू और हिंदी बोलने वाले भाइयों के लिए है, तो मैं अभी आपको ये मैं शेयर कर रहा हूँ। ये देखिए, मैं अपना व्हाट्सअप नंबर शेयर कर रहा हूँ, तो काइंडली अगर किसी को कोई दिक्कत हो किसी जगह पे, तो जहाँ तक मेरी खिदमत अगर चाहिए होगी, मैं कॉल अटेंड नहीं करता। मेरे नंबर आपको स्क्रीन पे मिल जाएंगे। मैं कॉल नहीं अटेंड करता, लेकिन चूँकि मैं अपना मेरा प्रोजेक्ट है बहुत बड़ा, ये तो मेरा एक शौक़ है। ये जो मैं काम कर रहा हूँ, ये जस्ट मेरा एक शौक़ है। मेरी फेसबुक पे हसीब इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम पे बहुत बड़ा फ़ैन पेज है, मेरे फॉलोअर्स हैं, और मैं बहुत अरसे से वहाँ पे शेयर करता था। ये तो अभी मुझे दोस्तों ने कहा कि सर आप यहाँ पे भी शेयर कीजिए। अभी देखिए, तो ये मैं शेयर कर रहा हूँ, मे भी किसी को इससे फ़ायदा हो सके। आप जब भी आपका फ्यूज़ बार बार उड़ रहा है, अभी ये एक बहुत गुर की बात आ रही है यहाँ पे ना, कि ये देखिए, मल्टीमीटर को रखे कंटिन्यूटी पे। अभी मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं बताऊँगा। कंटिन्यूटी पे रखा, इसको टेस्ट कर ले, मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी आ रही है। यहाँ तक हमेशा जो इनपुट सर्किट है हमारा, अगर फ्यूज़ ब्लो होगा तो वो इस जगह से होगा, इन चीज़ों पे आप इनपुट पर ये लगा दें मल्टीमीटर। अगर यहाँ पर आपका, मैं कहता हूँ कि ये कंपोनेंट शॉर्ट है, आपका ये कैपेसिटर शॉर्ट हो गया, ये कैपेसिटर शॉर्ट है, तो आपका फ्यूज़ डैमेज होगा, आपका फ्यूज़ बार बार डैमेज होगा। अगर इसमें ये इंडक्टर शॉर्ट नहीं होता, ये हमेशा जब भी होगा तो ये ओपन ही होगा। तो सीरीज़ में जब भी कोई सर्किट ब्रेक होता है तो वो क्या करेगा, हमेशा से सर्किट को डिस्कनेक्ट करवाएगा। लेकिन ये जब पैरेलल सर्किट जब भी शॉर्ट होगा तो ये पहले फ्यूज़ का सिर लेगा। ये देखिए, अगर ये कैपेसिटर शॉर्ट है तो यहाँ पे आपको शॉर्ट मिलेगा, तो आपका फ्यूज़ उड़ेगा। आप क्या करें, अगर ये शॉर्ट है तो आप इसको रिमूव कर दीजिए। पैरेलल में ये होता है कि आपने देखे तो पैरेलल में ये सेफ्टीज़ हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर हमारा एक डायोड शॉर्ट होगा तो आपको एक रेजिस्टेंस मिलेगी। एक डायोड शॉर्ट हुआ, कोई एक डायोड शॉर्ट होगा, ये देखें मैंने डायोड शॉर्ट किया, एक डायोड शॉर्ट होगा, आप इनपुट पे मल्टीमीटर कनेक्ट कर दीजिए। अगर ये चीज़ आपको मिलती है, इसको डायोड पे रखेंगे तो आपको एक डायोड के वोल्टेज मिलेंगे। एक डायोड शॉर्ट हो गया, अगर डायोड ब्रिज ठीक है, यहाँ तक आपका सारा सर्किट ठीक है, तो क्या होगा, आपको ओपन मिलेगा। अदरवाइज़ क्या होगा, एक डायोड शॉर्ट है तो आपको ये मिलेगा। अच्छा, डायोड जब भी उड़ते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये पेयर में उड़ते हैं, जोड़ी जोड़ी उड़ती है। अगर ये शॉर्ट हुआ है तो इसके साथ एक शॉर्ट ये हो जाएगा। अगर ये शॉर्ट हुआ है, ये ओपन हुआ है, ये शॉर्ट हुआ है, तो इसके साथ ये भी इसके जाएगा, क्योंकि एक फेज़ वाली साइड पे और दूसरा न्यूट्रल वाली साइड पे। अगर फेज़ वाला ये डायोड उड़ा है तो इसके साथ ये डायोड डैमेज हो जाएगा।
एट ए टाइम। पेयर में हमेशा डायोड मोस्ट ऑफ द टाइम, बाज़ औक़ात एक शॉट होता है, लेकिन जब एक शॉट होगा तो वो साथ में कैपेसिटर को डैमेज करेगा और साथ अपने जो उसका साथी है उसको भी ले जाएगा। ये होगी हमारी यहाँ तक ट्रबल शूटिंग। अभी यहाँ पे हम करेंगे वोल्टेज अप्लाई। वोल्टेज अप्लाई करके तो फिर हम देखते हैं यहाँ पे, पहले हम यहाँ पे करेंगे वोल्टेज अप्लाई 115, 115 वोल्ट अप्लाई करेंगे और मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे कैपेसिटर पे क्या मिलता है। चलें जी, अभी हम पावर कनेक्ट करते हैं और इसको मैं 115 वोल्ट देता हूँ। ये एक्सपेरिमेंट मैं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको एक प्रैक्टिकल दिखाने के लिए कि जी प्रैक्टिकली ये सर्किट कैसे काम करते हैं। तो आपने इस तरह का काम अगर करना है तो आपको एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा, फिर ही आप इस तरह का काम कीजिएगा, अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा रिस्की भी होता है। चलें जी, अभी हम इसको कनेक्ट करते हैं 115 वोल्ट को। ये मैंने वोल्टेज अप्लाई कर दिए और इसको मल्टीमीटर को रखिए एसी पर। अभी देखिए तो मैंने वोल्ट अप्लाई किए हैं, यहाँ पर 117 वोल्ट आ रहे हैं। अच्छा, आपने अभी ट्रेसिंग भी साथ कर लेते हैं। ये देखें, एक लाइन पे रखें, फ्यूज़ के एक एंड पे चेक कर लीजिए वोल्टेज मिले, फ्यूज़ के दूसरे एंड पे भी वोल्टेज मिलने चाहिए। अगर यहाँ पे वोल्टेज नहीं मिलते तो दैट मीन्स कि आपका फ्यूज़ जो है वो काम नहीं कर रहा, फ्यूज़ फारग है। ये देखिए, ये वोल्टेज मिले, ये वोल्टेज आपके चल कर इस जगह तक आने चाहिए। इसके बाद यही वोल्टेज आपको मिलेंगे ब्रिज रेक्टिफायर के इनपुट पर। अगर आपके पास 4-in-1 वाला डायोड है तो उस पर सेंटर वाले 2 पॉइंट्स पे वोल्टेज मिलेंगे। ये 117 वोल्ट मिल गए, ये हमें 117 वोल्ट मिल गए। अच्छा, जब हमने अप्लाई किए 117 तो अभी हमारी कैलकुलेशन कहती है 117 मल्टीप्लाइड बाई 1.414, क्योंकि हम ब्रिज रेक्टिफायर यूज़ कर रहे हैं तो 4 डायोड यूज़ कर रहे हैं तो 1.65 165 वोल्ट हमें मिलने चाहिए। अभी हम डीसी वोल्ट चेक करते हैं, अगर तो ये होता है ठीक तो हमारी कैलकुलेशन होगी ठीक। ये मुझे 167 वोल्ट मिले, 167। तो हमारी जो कैलकुलेशन है वो 165 कह रही है, तो दैट मीन्स कि ये बिल्कुल एग्जैक्ट है। चलें जी, यहाँ तक हमारा सर्किट हो गया कंप्लीट। अभी इसको मैं चेंज करता हूँ 220 पे, 220 वोल्ट अप्लाई करेंगे। जब 220 अप्लाई करेंगे तो इसी कैपेसिटर पे, ये देखिए अभी मैं अप्लाई करता हूँ 220 पे, इस सर्किट को शिफ्ट किया, 235 235.7 वोल्ट दिए। $235.7 मल्टीप्लाइड बाई 1.414, 333 वोल्ट। ये हमें वोल्टेज मिलने चाहिए डीसी के। तो ये हमें कैपेसिटर के आउटपुट पे 337 वोल्ट एग्जैक्टली परफेक्ट। ये हमें यहाँ पे वोल्टेज मिल गए। अभी हम क्या करते हैं, इसको रिमूव करते हैं। अभी हमारा एक पोर्शन मुकम्मल हो गया। नेक्स्ट पोर्शन है हमारा इन्वर्टर सेक्शन, उसको हम अभी स्टार्ट करते हैं। इन्वर्टर सेक्शन के लिए मैं आईसी यूज़ कर रहा हूँ 265R 5M0265R। इस आईसी को यूज़ करेंगे। जो मैंने इंग्लिश चैनल पे जो वीडियो अपलोड की थी वो मैंने 5M380R इस्तेमाल की थी, और यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं 265। इस आईसी की ये एक स्टैंड अलोन इन्वर्टर है, इंटेलिजेंट आईसी है। इसको एक्सटर्नल कंपोनेंट की ज़रूरत नहीं, ये जस्ट ओनली ग्राउंड कनेक्ट करेंगे आप इसकी पिन नंबर 1 पर। पिन नंबर 2 जो है
हमारे इस पीएफसी ट्रांसफार्मर की एक होती है इसकी प्राइमरी वाइंडिंग, ये इसकी लाजमी है, जिसमें फीडबैक सर्किट इस्तेमाल होगा। उसके अंदर एक ये सर्किट आ गया, ये इसकी आउटपुट होगी। इसको कहा जाएगा प्राइमरी, इसको कहा जाएगा सेकेंडरी, और इसको कहा जाएगा एक्सिलरी या वीसीसी वाइंडिंग। इसको किसी जगह पे एक्सिलरी वाइंडिंग कहा जाएगा, किसी जगह पे फीडबैक कहा जाएगा, किसी पे वीसीसी वाइंडिंग कहा जाएगा। यहाँ पे हमारी मेन स्विचिंग ये होनी है, ये वाली। जब ये स्विचिंग आप करवाएंगे, होगा क्या, पॉजिटिव वोल्टेज आप ट्रांसफार्मर के एक एंड पे दे देंगे। ग्राउंड क्या किया इसने, एक नंबर पिन पे ग्राउंड कनेक्ट कर दिया, पिन नंबर 2 स्विच करेगी। यहाँ पे एक सीरीज लोड कॉइल लगाई जाती है जो कि स्ट्रे रिएक्टेंस जो होती है सर्किट की उससे प्रिवेंट करती है और इसको ओवरलोड होने से बचाती है। ओवर करंट कंडीशन में सिस्टम को शिफ्ट नहीं होने देगी। इसने क्या किया, ये वोल्टेज ग्राउंड लेवल को लेना है। इसके अंदर जो इसका इंटरनल बिल्ट इन सर्किट है वो क्या करेगा, स्विचिंग करेगा। स्विचिंग कैसे होगी, स्विचिंग इस तरह से होगी। ये पल्स विड्थ मॉड्यूलेटर है, ये आउटपुट के हिसाब से अपनी पल्सेस को, इस गैप को ज़्यादा या कम करेगा। जब ये पल्स बनाएगा तो करंट यहाँ से चलेगी, इससे गुजरेगी और पॉजिटिव पे अपना सर्किट मुकम्मल हो जाएगा। नेक्स्ट पल्स फिर चलेगी, यहाँ से वोल्टेज तो खड़े हैं लेकिन आप कह सकते हैं कि एक इसके अंदर स्विच है जो कि ऑन ऑफ हो रहा है। उसके ऑन ऑफ होने से जो ग्राउंड लाइन है वो कनेक्ट और डिस्कनेक्ट होती है। इसमें कभी करंट गुजरती है, कभी नहीं गुजरती। जब करंट गुजरेगी, इसके गुजरने की वजह से यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। जो करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो क्या करेगा, सेकेंडरी में वोल्टेज इंड्यूस करवाएगा। जब ये वोल्टेज इंड्यूस होंगे तो आपको आउटपुट में कुछ ना कुछ मिलेगा, कुछ वोल्टेज मिलेगा। ये है इसकी प्राइमरी वाइंडिंग। किसी भी ट्रांसफार्मर की प्राइमरी, सेकेंडरी और एक्सिलरी वाइंडिंग होती है, 3 वाइंडिंग होती हैं। प्राइमरी वाइंडिंग हमारी मेन वाइंडिंग है जो कि मेन वोल्टेज को स्विच करवाती है, चॉप करवाती है। ये हमारी चॉपर आईसी हो गई, ये चॉपिंग ट्रांसफार्मर हो गया। चॉपर भी कहा जाता है, पीएफसी भी कहा जाता है, ट्रांसफार्मर भी कहा जाता है, जो भी कहें, नाम कुछ भी हो, काम एक ही है। यहाँ से वोल्टेज इंड्यूस हुए नेक्स्ट वाइंडिंग में। यहाँ पे आप क्या करेंगे, एक रेक्टिफायर लगा लेंगे। एक एंड आपका पॉजिटिव हो जाएगा जो कि कैथोड के साथ लगा हुआ है, और यहाँ पे इसका ये हो जाएगा। ये हमारी होगी आउटपुट। इसको हम आगे डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या क्या होगा, क्या क्या हो सकता है, हम इसको फ़िल्टर कैसे करेंगे। अभी हम आते हैं इस जगह पे। जब इसका ये साइकिल पॉजिटिव गुजरेगा, मैग्नेटिक फील्ड बना, वोल्टेज बने, काम हो गया। जब इसने हाफ पल्स ये वाली आएगी, इसका हाफ पीरियड आएगा, इसका डेड एरिया आएगा, तो क्या होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड कोलैप्स करेगा। जब कोलैप्स करेगा तो उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड कोलैप्स होने की वजह से वोल्टेज इंड्यूस होंगे। वो इंड्यूस्ड वोल्टेज रिवर्स पोलैरिटी में होते हैं। अगर उनको ख़त्म ना किया जाए और ये आईसी नेक्स्ट पल्स करे, 400 वोल्ट, 300 प्लस वोल्ट ये हो गए, और सेम वोल्टेज रिवर्स पोलैरिटी में यहाँ पे हो जाते हैं। तो क्या होता है कि 2 वोल्टेज सोर्स इकट्ठे हो जाते हैं। ये आईसी स्विच कर सकती है 400 वोल्ट मैक्सिमम। तो अगर वहाँ पे आपके 800 वोल्ट हो जाएंगे या 700 वोल्ट हो जाएंगे तो क्या करेगा, ये आईसी डैमेज हो जाएगी। उसके डैमेज होने की वजह क्या है कि आपका ये सर्किट काम नहीं कर रहा होता उस वक्त। आपका ये डायोड, ये कैपेसिटर, ये रेजिस्टर, ये 3 मिलकर उस जो ऑफ पीरियड में इस पोर्शन में जो आईसी आती है, जब इसका डेड पीरियड आता है, ऑफ पीरियड आता है, जो पल्स विड्थ
एक पल्स बनाई, खामोश हो गई आईसी, नेक्स्ट पल्स बनाई, खामोश हो गई आईसी, नेक्स्ट पल्स बनाई, खामोश हो गई। तो इसके ये साइलेंट रहने वाले पीरियड में अगर ये सर्किट एक्टिव ना हो, क्योंकि उस वक्त जो वोल्टेज कोलैप्स होने हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड कोलैप्स होना है, उसकी वजह से जो वोल्टेज बनने हैं, तो उस वक्त ये डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाता है। पहले पॉजिटिव वोल्टेज यहाँ पे अप्लाई किए थे और ग्राउंड इस साइड पे आया था, लेकिन जब ये मैग्नेटिक फील्ड कोलैप्स होगा तो कोलैप्स होने की वजह से इंड्यूस्ड वोल्टेज अपोजिट डायरेक्शन में हो जाते हैं। तो उस वक्त हमारा ये एंड, कॉइल का ये एंड नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो अगर आप देखिए ये पॉजिटिव, कॉइल आगे एक बैटरी बन जाती है, उस वक्त एक वोल्टेज सोर्स बन जाता है, क्योंकि ये एक जनरेटर का काम कर रहा होता है उस वक्त। तो ये एंड नेगेटिव पॉजिटिव, तो इसका मतलब पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो यहाँ से फिर आगे नेगेटिव। तो ये हमारे दो वोल्टेज सोर्स सीरीज़ में आएंगे, तो ये हैवी करंट की वजह से हमारी ये आईसी डैमेज हो जाएगी। अभी बड़ी पते की बात ये आ गई कि अगर हमारा ये सर्किट काम ना करे तो हमारी आईसी ब्लास्ट कर जाएगी, क्योंकि इसके ब्लास्ट होने की, आईसी के डैमेज होने की वजह एक ही होती है, या तो ये ओवर करंट कंडीशन में चली जाए। ओवर करंट कंडीशन में कब जाएगी? या तो इसका इंटरनल माल फंक्शन आ गया, ये खुद ख़राब हो गई, या दूसरा एक प्रॉब्लम ये होता है कि एक तो एरर की वजह से ख़राब हो गई, दूसरा है कि ये वोल्टेज यहाँ से ज़्यादा आ गए, तीसरा पीछे से वोल्टेज ज़्यादा आए, किसी कंपोनेंट ने काबू नहीं किए, वोल्टेज वही सीधे आए, उसने कैपेसिटर को और ब्रिज को डैमेज किया, तो हमारे एसी वोल्टेज इसको अप्लाई हो गए तो भी ये आईसी डैमेज हो जाएगी। लेकिन मेनली जो किरदार है वो इन चीज़ों का है। अभी आते हैं हम इसकी स्विचिंग पे। यहाँ पे मैं इसको फिक्स कर लूँ। पहले हम क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर को लगा लेते हैं। इस ट्रांसफार्मर को हम फिक्स करेंगे यहाँ पर। इसके जो वोल्टेज है पहले अप्लाई करवा लें। तो जो हम ये कॉइल बना रहे हैं, तो कॉइल हमारी, आप कह सकते हैं कि जितना ये मैं वायर का पीस यूज़ कर रहा हूँ, कोशिश की जाती है कि इसको कम से कम डिस्टेंस पे रखा जाए। जितना ये इसका ट्रांसफार्मर का और इसका इंटरनल डिस्टेंस कम से कम होगा, उतना ही हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, उतनी ही ये आईसी प्रोटेक्ट रहेगी। ये आईसी की सेफ्टी के लिए है कि इसको हम कम से कम डिस्टेंस पे रखें। ये मैंने डबल फेस लगा के इसको फिक्स कर लिया। अभी हम क्या करते हैं कि इसको अप्लाई करते हैं ग्राउंड लेवल, और फिर हम अप्लाई करेंगे इसको वोल्टेज लेवल। ये देखिए मैंने पिन नंबर 1 को कनेक्ट कर दिया इसके साथ, और यहाँ से हम ले लेंगे इसका, उठाएंगे ग्राउंड। ग्राउंड उठाने के लिए मैंने, अब ये देखिए ये आपने नेगेटिव इसको अप्लाई करवा दिया। अभी यहाँ पे आप पॉजिटिव अप्लाई करवाएंगे इस ट्रांसफार्मर पर, ट्रांसफार्मर की पिन नंबर 1 पर। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि आपको पीएफसी ट्रांसफार्मर बनाने की तरकीब, या आपको ख़ुद ये कैसे बना सकते हैं, क्योंकि इसकी स्पेशल एक कैलकुलेशन है। इसको मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव वोल्टेज के साथ, और इसका अभी जो ये एंड है इसको हम कनेक्ट करते हैं पिन नंबर 2 के साथ। इस आईसी की पिन नंबर 2 से क्या होगा, ये ड्राइव लेगा, ये सर्किट ड्राइव लेगा। ड्राइव के लिए मैं, क्योंकि ग्राउंड के लिए मैं ब्लैक वायर यूज़ करूँगा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हम इसको कनेक्ट कर दें। ये हमने कनेक्ट किया। कनेक्ट करने के बाद इसको लगा देंगे आप ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी वाइंडिंग है उसके पिन नंबर 2 पर, उसकी लो साइड पे आप लगा देंगे। ये हमारा इस तरह से ये सर्किट बन गया। ये देखिए अभी फिज़िकल सर्किट जो है हमारा इस तरह होता है। जो फिज़िकल सर्किट है कि ये नेगेटिव साइड ये कनेक्ट हुई, नेगेटिव वोल्टेज इस आईसी ने स्विचिंग करनी है। अभी एक साइड से आपने वोल्टेज अप्लाई कर दिए पॉजिटिव, एक साइड से आपने कर दिए ग्राउंड। ये ग्राउंड इस आईसी को मिला, इस आईसी ने स्विचिंग करनी है। स्विचिंग करेगी तो इसके मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आउटपुट पे आपको वोल्टेज मिलेंगे। अभी पीछे रह गई पिन 2 इसकी।
एक पिन है इसकी VCC, पिन नंबर 3 इसकी VCC है। VCC क्या है? वो बेसिक वोल्टेज हैं जो किसी भी चिप को, किसी भी IC को काम करने के लिए लाजमी होते हैं। अगर उसको आप VCC नहीं अप्लाई करेंगे तो ये IC काम नहीं करेगी। इस IC के 2 मोड ऑफ ऑपरेशन है। कोई भी जो पल्स विड्थ मॉड्यूलेटर है उसके एक होता है सॉफ्ट स्टार्ट और एक होता है उसका रनिंग मोड या ऑपरेटिंग मोड, और एक होता है उसका रीस्टार्ट मोड। सॉफ्ट स्टार्ट मोड क्या है कि जब आपने पावर अप्लाई की, यहाँ पे कोई स्विचिंग नहीं हो रही, तो इस IC को हल्की सी फ्रीक्वेंसी दे के, क्योंकि अगर यकदम ये अपनी फुल स्विचिंग करेगी तो ये बहुत ज़्यादा करंट ड्रा करेगी। उस ड्रा को बचाने के लिए, बहुत ज़्यादा हैवी करंट को बचाने के लिए पिन नंबर 3 पे वोल्टेज थोड़े दिए जाते हैं ताकि ये अपना स्लोली स्विचिंग स्टार्ट करे। दैट इज़ कॉल्ड सॉफ्ट स्टार्ट। इसके बाद जब ये स्विचिंग करेगा तो इसकी एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग, जो हमने यहाँ पे बात की थी, ऑक्सिलरी वाइंडिंग से हमें वोल्टेज मिलेंगे, उसको रेक्टिफाई किया जाता है। रेक्टिफाई करने के बाद वो वोल्टेज अप्लाई किए जाते हैं इसकी पिन नंबर 3 पर। पहले ये वोल्टेज लेगा मेन कैपेसिटर से, एक वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क लगा के वो वोल्टेज आएंगे वहाँ से। अभी हम लगाते हैं वो वोल्टेज जो इसके सॉफ्ट स्टार्ट वोल्टेज है VCC के लिए। अभी मैं VCC के लिए जो सेक्शन है उसको मैं रेड लाइन से लूँगा, इसको हम नीचे उठा के ले आते हैं। यहाँ पे मैं लेके आया, यहाँ पे मैं लगा दूंगा रजिस्टर। ये नॉर्मली 200K से अबव लगाई जाती है। 220K, 240K। ये जो IC है, इस IC की कैलकुलेशन जब हम करेंगे तो इसको 480K रजिस्टर्स चाहिए। आप 470K लगा सकते हैं। तो ये रजिस्टर पॉजिटिव वोल्टेज से लगाकर यहाँ पे लेके आएंगे। यहाँ पे आप एक कैपेसिटर लगाएंगे और ये एंड हो जाएगा हमारा ग्राउंड। ग्राउंड कहाँ पे? ये ग्राउंड हो जाएगा इस जगह पे। और इसको कनेक्ट करेंगे हम इस IC की पिन नंबर 3 के साथ। पिन नंबर 3 के साथ। पिन नंबर 3 पे चली जाएगी ये पिन। अभी ये वोल्टेज देखें तो ग्राउंड लाइन इस कैपेसिटर पे आ जाएगी। ये कैपेसिटर हम इस्तेमाल करेंगे 47 माइक्रोफैरड 50 वोल्ट का। ये हमने कैपेसिटर इस्तेमाल कर लिया। यहाँ पे हम लगाएंगे रजिस्टर। मेरे पास 480 की नहीं है तो मैं 240K की 2 रजिस्टर यूज़ करूँगा, तो 480K मेरे पास हो जाएंगे। इसको हम कनेक्ट करेंगे पॉजिटिव वोल्टेज के साथ। और यहाँ पे जो कैपेसिटर लगाएंगे ये वाला, ये होगा हमारा 47 माइक्रो का। सेम उसी तरह पॉजिटिव वोल्टेज को हम यूज़ करेंगे। यहाँ से उठाएंगे, इस पे लेके आएंगे, यहाँ से उठाएंगे, इसको देंगे। इस सेंड को कर देते हैं ग्राउंड। ये वोल्टेज इसको उठाएं,
इन वोल्टेज को उठाइए, इसकी पिन नंबर 3 पे दे दीजिए। इनको ऐसे कनेक्ट कर देंगे। इसका कैथोड रजिस्टर और ये लो, इस तरह ये सेटअप बन गया। इसको हम लगा देंगे। अभी ये होगी हमारी, उसकी प्रोटेक्शन के लिए ये सर्किट हमारा लग गया। जो जो इसके रिवर्स इंडक्शन है, अगर ये डायोड, ये नेटवर्क काम नहीं करेगा तो क्या होगा कि हमारा जो आईसी है, मॉसफेट है, वो फ़ौरन ही डैमेज हो जाएगी। उसको डैमेज से बचाने के लिए आप क्या करेंगे, ये हमने ये चीज़ें यहाँ पर लगा दी। अभी हमने, जब ये वोल्टेज बनना शुरू हो जाएंगे, एक तो वोल्टेज हमें मिलेंगे यहाँ पर सेकेंडरी में, इस जगह पे। इसके आगे हम क्या करेंगे, हमें सेकेंडरी में ये वोल्टेज मिले, एक डायोड लगेगा। डायोड आप रेक्टिफायर भी यूज़ कर सकते हैं। मैं ये डबल रेक्टिफायर में यूज़ कर रहा हूँ। फास्ट रेक्टिफायर है, ये 82C04 है। ठीक है जी, हम इसको यूज़ करते हैं। इसको यूज़ करने के लिए ये फुल वेव रेक्टिफायर है, लेकिन इसका मैं एक साइड यूज़ करूँगा, या मैं दोनों डायोड इकट्ठे करके भी यूज़ कर सकता हूँ। तो दो डायोड जब इकट्ठे यूज़ हो गए तो इससे इसका लोडिंग इफ़ेक्ट कम हो जाएगा। इन दो डायोड्स को इकट्ठा सीरीज पैरेलल में लगाने से आपके डायोड पे जो लोड है या उसकी कंजम्पशन है वो कम से कम हो जाएगी और आपको वोल्टेज फ़ौरन मिलेंगे एंड पे। तो इसके दोनों, ये डायोड की कैफियत क्या है, अगर देखें तो साइडों पे इसके कैथोड है, सॉरी एनोड है साइडों पे। सेंटर पिन जो है इसकी एनोड है। इसके आगे हम लेंगे आउटपुट पे एक वोल्टेज। ये वोल्टेज आपको मिलेंगे जब भी हम किसी भी पीएफसी की आउटपुट लेते हैं। चूँकि हाई फ्रिक्वेंसी रिपल्स होती हैं, उनको ख़त्म करने के लिए हम एक कैपेसिटर लगाते हैं, इंडक्टर लगाते हैं, चोक लगाते हैं। उसके आगे हम फिर एक कैपेसिटर लगाते हैं। इस कैपेसिटर के पैरेलल में एक कैलकुलेटेड रेजिस्टेंस होती है। इसकी सारी कैलकुलेशंस हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे और यहाँ से आपको आउटपुट मिल जाती है। ये कैपेसिटर बड़ी वैल्यू का लगेगा। इसको मैं यहाँ पे फ़िलहाल लगाता हूँ 1000 माइक्रो का, और 10 वोल्ट में लगा लेते हैं। और इसको 470 10 वोल्ट का। ये रजिस्टर हमारी 150 ओम की लग जाएगी यहाँ पर। ये रजिस्टर क्यों लगाई जाती है कि एक तो इस सर्किट में अगर नो लोड है तो उस वक्त ये एज अ लोड रहेगी और ये इस सर्किट को रेगुलेट रखेगी। इसको आरएल के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है, लोड रेजिस्टेंस के तौर पे। और ये इस सर्किट की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ये रजिस्टर लाजमी होती है। अगर नहीं होगा तो आपको फ्लक्चुएशन मिलेगी यहाँ पर। चलिए हम इस सर्किट को हुकअप करते हैं। इसकी एक वाइंडिंग को हम आउटपुट के लिए कनेक्ट करते हैं यहाँ पर। इसको ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी से आउटपुट ले लेंगे हम यहाँ पर। ये हमने आउटपुट ले ली और इसका ये एंड कनेक्ट करेंगे कैपेसिटर के साथ। ये हम लगाएंगे यहाँ पे 1000 माइक्रो का कैपेसिटर लगाएंगे, 1010 वोल्ट का। इसको इस कैपेसिटर के पॉजिटिव टर्मिनल पे हम कनेक्ट कर देते हैं। इसके पॉजिटिव को इसके कैथोड पे लगा देंगे तो यहाँ पे हमें इसकी आउटपुट मिलेगी। और इसका नेगेटिव एंड कनेक्ट कर देंगे हम इस ट्रांसफार्मर की आउटपुट में।
सेकेंडरी आउटपुट पे कैपेसिटर लगा देंगे। ये हमने लगाया यहाँ पर कैपेसिटर के नेगेटिव टर्मिनल पे, ये लगा दिया और इसको कनेक्ट करेंगे हम इस जगह पर। अभी हमारा ये रेक्टिफायर लग गया। इसके बाद आपको चाहिए एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर और एक रेजिस्टर। इंडक्टर आपके पास अगर नहीं है तो आप किसी भी वायर के 2-3 पीस किसी मेटल पीस के ऊपर या फेरेट कॉइल के ऊपर लपेट लेंगे तो आपका इंडक्टर बन जाएगा। ये देखिए असल में इसके अंदर है क्या, ये एक फेरेट कॉइल है, फेरेट कोर है और कोर के ऊपर उसने ये कैपेसिटर लपेट दिया। आगे हम नेक्स्ट कैपेसिटर 470 का लगाएंगे और इस तरह से इसको कनेक्ट करेंगे कि इसकी ये पॉजिटिव साइड जो है कैपेसिटर का पॉजिटिव यहाँ पे और इस इंडक्टर का सेकंड एंड, ये देखिए ये पॉजिटिव एंड पे ये कॉइल लग गई। ये देखिए ये पॉजिटिव ट्रांसफार्मर से हमने तार ली, रेक्टिफायर पर लगाई, रेक्टिफायर से आउटपुट ली, आउटपुट लेकर कैपेसिटर पर, कैपेसिटर के एक एंड पे इंडक्टर लगा। इंडक्टर के साथ हम क्या करेंगे, इस कैपेसिटर का पॉजिटिव लगा देंगे इस कैपेसिटर का। जब भी आप डीसी कैपेसिटर लगाते हैं तो उसका इतना ख्याल रखना है कि आपने रिवर्स पोलैरिटी नहीं लगानी। ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि ये एल्युमिनियम कैपेसिटर जो हैं ये फ़ौरन ही फिर डैमेज हो जाते हैं। हमने ये कनेक्ट कर लिया। अभी क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे क्योंकि इसका जो नेगेटिव साइड है वो दोनों कैपेसिटर की इकट्ठी होगी। सिर्फ पॉजिटिव कैपेसिटर जो है ना, पॉजिटिव साइड, वो हम क्या करेंगे आउटपुट में लेंगे। अभी हमारी बात यहाँ तक पहुँच गई कि हमने ये इसकी वायरिंग जितनी थी उसको मुकम्मल कर लिया। अभी हमें चाहिए फीडबैक वोल्टेज। हमें चाहिए यहाँ से जब ये कंडक्शन करेगा तो इसको VCC वोल्टेज चाहिए इस ट्रांसफार्मर की एक्सिलरी वाइंडिंग से। जैसे ये वाइंडिंग है वैसे ही इसकी एक वाइंडिंग ये है। इसके 2 पॉइंट ये हैं इस ट्रांसफार्मर के, तो इनको हम यूज़ करेंगे। इस ट्रांसफार्मर का ये एंड हम ग्राउंड कर देंगे। इसके आगे लगाएंगे एक रेक्टिफायर 104 FR 104 और इसके साथ तकरीबन हम 39 ओहम की रजिस्टर लगाकर, मैं फीडबैक सेक्शन को सेपरेट कर देता हूँ। ये हमारी फीडबैक वाइंडिंग आ गई और ये वोल्टेज यहाँ पे आ जाएंगे इस जगह पर। चलिए जी, इसको ग्राउंड करते हैं। इस ट्रांसफार्मर की इस एंड को, इस वाइंडिंग का ये एंड पिन नंबर 3 को ग्राउंड कर देते हैं। ये हाफ वेव रेक्टिफायर हमने बनाया, तो हाफ वेव रेक्टिफायर को बनाने के लिए हमने क्या करना है, अभी इस एंड को ग्राउंड करना है। इस एंड को ग्राउंड करेंगे, यहाँ पर आकर ग्राउंड करते हैं हम, क्योंकि हमें ज़रा समझने में इस आसानी हो जाएगी कि यहाँ पे हम क्यों ग्राउंड कर रहे हैं। इस जगह पे जब ग्राउंड करेंगे तो हमें ये समझने में आसानी होगी कि इसका ग्राउंड इसके साथ मिला हुआ है। ग्राउंड जहाँ भी होगा पावर ग्राउंड वो एक ही होगा, लेकिन मैं आपकी आसानी के लिए इस ग्राउंड को यहाँ पे कनेक्ट करके दिखाता हूँ कि ये हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर है। ये डायोड लगाने के लिए हमें क्या करना होगा कि क्योंकि हमने पॉजिटिव वोल्टेज लेने हैं, तो पॉजिटिव वोल्टेज 104 डायोड का पॉजिटिव वोल्टेज कैसे लेंगे हम,
कि इस एंड को एक रजिस्टर के साथ 39 ओम की रजिस्टर है, इसके साथ हमने जोड़ दिया। तो ये करंट को लिमिट रखेगी, ये रजिस्टर, ये करंट लिमिटिंग रजिस्टर है, और ये वोल्टेज को अब्जॉर्ब भी करेगी, करंट को भी लिमिट करवाएगी। क्योंकि ये 39 ओम है, कोई इतनी बड़ी वैल्यू नहीं है, लेकिन ये कैलकुलेटेड है। ये रजिस्टर हमारा यहाँ पे लग गया। इस डायोड के इस एंड पर हम क्या करेंगे, ये वोल्टेज अप्लाई करवाएंगे फीडबैक वाले। अभी हमने क्या किया, ये वाले वोल्टेज इसको कनेक्ट करवा दिए। अभी आपने एक और काम करना है, इसकी नेगेटिव साइड और इसकी नेगेटिव साइड को पीएफसी की अपने जनरेटेड एरर होता है, उसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, एक कैपेसिटर को इसके नेगेटिव और इसके नेगेटिव के साथ जोड़ देंगे। यहाँ से हम नेगेटिव एंड ये है, और यहाँ पे एक कैपेसिटर लगेगा इस नेगेटिव के साथ, 1 नैनो फैरड का कैपेसिटर लग जाएगा। ये कैपेसिटर लगाया जाता है कि अगर ये ट्रांसफार्मर, चूँकि एक अपना नॉइज़ भी जनरेट करता है, एक अपना ये इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन की वजह से जो कंडक्शन हो रही होती है, इंडक्शन होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से एक ये सेल्फ जनरेटेड नॉइज़ शुरू करता है। उस नॉइज़ को, इनपुट और आउटपुट को बैलेंस करने के लिए ये कैपेसिटर लगाया जाता है। अभी हमने ये कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया, 1 नैनो फैरड का कैपेसिटर है, और ये हमारे कंपोनेंट सारे लग गए। अभी हमारा सर्किट फंक्शन करने के लिए एक चीज़ की इसको ज़रूरत है, वो है इसकी इनेबल पिन। इस आईसी की पिन नंबर 4 वो है फीडबैक पिन। पिन नंबर 1 इसकी ग्राउंड हो गई, पिन नंबर 2 इसकी ड्रेन हो गई, और आगे इसका वीसीसी आ गई। वीसीसी हमें दो तरह से मिली, एक इसका पाथ ये हो गया और एक पाथ इसका ये हो गया। ये दो तरह से हमें वीसीसी मिलेगी। अभी हम इसको कनेक्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी इसकी जो आईसी है, मैं पहले इसको बग़ैर फीडबैक के ऑन करवाता हूँ और हम इसको देखते हैं। इसको कनेक्ट करेंगे यहाँ पे ताकि मल्टीमीटर लगाने में हमें आसानी हो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस फीडबैक को लगाने के लिए इस आईसी को एक लोकल फीडबैक देते हैं। उसके लिए आप क्या करें, ये आपकी फॉल्ट फाइंडिंग के लिए एक बहुत बड़ी अच्छी टिप है, एक बहुत बड़ी बेहतरीन किस्म की टिप है कि अगर आपका कोई भी जो फीडबैक सर्किट है वो फंक्शन नहीं करता। एक्चुअल क्या होता है कि जब हम क्या करते हैं कि ऑप्टो कपलर कनेक्ट होता है, तो कनेक्ट करके वो इस डायोड के बराबर वोल्टेज इस पिन पे देता है। पिन नंबर 4 पर जो वोल्टेज आते हैं वो हमें मिलेंगे इस जगह। तो अभी मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले फिर हम फीडबैक सर्किट लगाएंगे। अभी हम इसको एज अ इन्वर्टर बनाते हैं, इसको फीडबैक से फ्री रखते हैं, फीडबैक के बगैर इसको ऑन करेंगे। और ये आपकी ट्रबल शूटिंग में बहुत ही कीमती चीज़ है। इसको हम इस पे एनोड लगा के, एक एंड पे एनोड लगाएंगे और दूसरा एंड इसका ग्राउंड कर देंगे डायोड का। दूसरा एंड हम ग्राउंड करेंगे तो ये क्या करेगा, ये आईसी अपनी इनेबल हो जाएगी, ये एक्टिव हो जाएगी, ये काम करने के लिए रेडी हो जाएगी आईसी। इसका एक कैथोड वाला साइड एंड जो है, ये पट्टी वाली साइड है, इसको हम ग्राउंड कर देते हैं। ये हमारा ग्राउंड एंड है, तो इसको हम ग्राउंड कर देते हैं। ग्राउंड करके इसको करेंगे ऑन। ये आपकी ट्रबल शूटिंग में बहुत ज़्यादा
बेनिफिशियल है। आपको पता नहीं चल रहा कि फीडबैक के प्रॉब्लम कहाँ पे है। चलो जी, हम अपने इस सर्किट को करते हैं ऑन। यहाँ पे अभी हमने एक रजिस्टर नहीं लगाई, रजिस्टर लगा देते हैं एंड पर। यहाँ पे हम एक लोड रजिस्टर कनेक्ट कर देंगे जो कि पॉजिटिव और ग्राउंड के दरमियान है, 150 ओम की। ये 5 वोल्ट के लिए है। तो अगर आपके वोल्टेज जो हैं वो बढ़ेंगे तो फिर ये रजिस्टर चेंज करेंगे आप। ये कैलकुलेट करने के लिए कि कौन सा रजिस्टर लगाना है, इसके लिए नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। इसको प्रॉपर कैलकुलेट करके कि हम कैसे कोई सर्किट डिज़ाइन करेंगे। अभी देखिए जी, अभी इसकी सारी ट्रबल शूटिंग भी होगी। सबसे पहले तो चेक करते हैं कि एसी वोल्टेज कितने हैं। एसी वोल्टेज यहाँ पे देखिए 236, फ्यूज़ की आउटपुट पे 236 वोल्ट, यहाँ पे 236, ब्रिज रेक्टिफायर की इनपुट 236 वोल्ट। अभी चेक करते हैं डीसी वोल्टेज। डीसी वोल्ट हमारे इस कैपेसिटर पर हमें मिलेंगे 338 वोल्ट। अभी हम चेक करते हैं इसकी आउटपुट। अभी हमने ये पावर कनेक्ट की, यहाँ पे हमें मिले 330 वोल्ट। हमने लोकल फीडबैक दे के लोकल फीडबैक एक डायोड कनेक्ट करके फ़िलहाल अभी इसका हमने फीडबैक सर्किट नहीं लगाया। अभी हम फीडबैक सर्किट लगाएंगे। फीडबैक सर्किट लगाने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको कनेक्ट करवाएंगे। ये है 9.4 वोल्ट। अब इसको 5 वोल्ट पे एडजस्ट करवाएंगे हम। फीडबैक सर्किट कनेक्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, हमें चाहिए एक ऑप्टो कपलर। पहले तो मैं इसको जो लोकल फीडबैक हमने लगाई है इसको हम ख़त्म करेंगे। अभी हम करते हैं फीडबैक की बात। फीडबैक सर्किट एक्चुअल क्या है कि एक स्पेसिफिक वोल्टेज लेवल पे वो इस आईसी को बता देगा जी जितने मुझे वोल्टेज चाहिए थे वो आगे पूरे हो गए हैं, आपकी आउटपुट रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई है। उसके लिए सबसे पहले इस्तेमाल किया जाता है एक ऑप्टो कपलर। ऑप्टो कपलर यूज़ करेंगे। ये एक सील्ड कंपोनेंट है। इसकी पिन नंबर 3 को कर देंगे ग्राउंड और पिन नंबर 4 जो है इसकी, इस 4 को इस आईसी की पिन नंबर 4 के साथ मिला देंगे। 2 पिन 4 ऑफ PWM आईसी। और इसके हमेशा पैरेलल में एक कैपेसिटर लगाया जाता है जो कि इसके फॉल्स स्विचिंग को कम करता है। और उसके साथ पैरेलल में एक 10K की रजिस्टर लगाई जाती है। कुछ सर्किट्स के अंदर होता है, कुछ सर्किट के अंदर नहीं होता। 10K की और 10 नैनो फैरेड का कैपेसिटर होता है। ये वाला कैपेसिटर 10 नैनो का है। ये हो गया हमारा ऑप्टो कपलर। ऑप्टो कपलर के इनपुट साइड पे एक फोटो डायोड होता है। ये हो जाएगी पिन नंबर 1, ये हो जाएगी पिन नंबर 2 और इसको हम कह देंगे कि ये एक एनकेस्ड है। ये इस तरह करके हमारा कंपोनेंट बन गया, ये वाला। इसको हम कहते हैं PC817। ये कंपोनेंट हमारा किस तरह का हो गया, ये कंपोनेंट हमारा इस तरह का हो गया। इसके जो डॉट है एक पिन के ऊपर, ये है इसकी पिन नंबर 1, ये हमने कनेक्ट कर दिया। पिन नंबर 3 और 4। और इसके पैरेलल में हम क्या करेंगे कि एक रजिस्टर 10K का और एक कैपेसिटर ये कनेक्ट कर देंगे।
इसकी इन दो पिनों पर, ये दो पिनें इसकी हैं, यहाँ पे एक रजिस्टर और एक कैपेसिटर कनेक्ट करेंगे। रजिस्टर है 10K का, कैपेसिटर है 10 नैनो का। ये इसकी फॉल्स स्विचिंग को, यानी एरर स्विचिंग से बचाने के लिए, कि गलती में ये स्विच ना करता रहे, उससे बचाने के लिए ये इस्तेमाल होता है। ये मैंने एक रजिस्टर, एक कैपेसिटर इसकी पिन 3 और 4 के दरमियान लगा दिया। पिन नंबर 3 ग्राउंड हो गई। पिन 4 को उठाएंगे और हम दे देंगे फीडबैक पे। ये हमने पिन नंबर 4 को कनेक्ट कर दिया। अभी जब भी हम ऑप्टो कपलर लगाते हैं तो ऑप्टो कपलर क्या है कि एक हमारा एज अ रिले काम करता है, एज अ स्विच काम करता है। अभी पिन नंबर 1 जो है, इसके साथ हम कनेक्ट करेंगे वोल्टेज रेफरेंस। इसके साथ एक लगेगी रजिस्टर यहाँ पर। इसकी कैलकुलेशन हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। 220 ओम की रजिस्टर लगाएंगे, यहाँ पे हमने ये कनेक्ट करनी है। और इसके साथ में हमारे पास लगेगा एक रिजनर रेफरेंस TL431 वो कनेक्ट करेंगे। कैसे करेंगे कि ये इसकी रेफरेंस ग्राउंड और एनोड है। तो ये पिन 3 जो है ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगी। TL431 इसको हम कनेक्ट करेंगे। पिन 3 जो है ये कनेक्ट हो जाएगी इसके साथ। पिन 2 को हम ग्राउंड कर देंगे। पिन 1 है इसकी रेफरेंस। तो रेफरेंस के ऊपर हम लगाएंगे एक वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क। यही वोल्टेज जो हमने VCC 5 वोल्ट लिए, इसको यहाँ पे कनेक्ट किया। इसके साथ हम 220 ओम को 5 वोल्ट से कनेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम दो रजिस्टर लगाएंगे, 2K और 2K। जब कैलकुलेट किया हमने तो कैलकुलेट करने पे हमें ये पता चला कि ये रजिस्टर हम एक 2K की लगाएंगे और दूसरी तकरीबन 1870 ओम की रजिस्टर्स लगेगी। आप 2K की कह सकते हैं, उससे वोल्टेज हमारे थोड़े से अपनी लिमिट से ज़्यादा होंगे। हम 5 वोल्ट इसको चाह रहे हैं कि 5 वोल्ट होने चाहिए। तो जो हमारी कैलकुलेशन आ रही है कि इसको, क्योंकि ये रेफरेंस हमारा 2.5 वोल्ट का डिवाइडर है, जो आप रेफरेंस देंगे उसको एडजस्ट करने के लिए, और ये एंड हमारा रजिस्टर का एक एंड ग्राउंड हो जाएगा, ये पॉजिटिव 5 वोल्ट के साथ। तो हम क्या कर रहे हैं कि रेफरेंस पिन पे 5 वोल्ट और ग्राउंड के दरमियान रेफरेंस वोल्टेज को डिवाइड करके जो रेफरेंस देंगे वो वोल्टेज हमारा सेट होगा। इसको मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया। यहाँ पे हमने क्या किया कि इस सर्किट में यहाँ पर मैंने क्या किया, 230 वोल्ट अप्लाई किए। फ्यूज से गुजरने के बाद 230 वोल्ट। जब ये सर्किट यहाँ से गुजरने के बाद ब्रिज की आउटपुट ऐसे पैरेलल में आ रही है, यहाँ से वोल्टेज ऐसे आ रहे हैं। जब ये यहाँ पे पहुँचे तो ब्रिज की जो सेंटर 2 पिन है वहाँ पे हमें AC वोल्ट मिलेंगे 235 वोल्ट, जो कि हमारे लाइन वोल्टेज हैं। इससे आगे हम चलेंगे तो ये ब्रिज की जो आउटपुट है वो कैपेसिटर पे मिलेगी। तो कैपेसिटर पे आपने मल्टीमीटर को DC पे रखना है। जब DC पे रखोगे तो यहाँ पर आपको वोल्टेज मिलेंगे DC वोल्ट 336 वोल्ट, और ये स्टेबल होने चाहिए, इनमें फ्लक्चुएशन नहीं होनी चाहिए। अच्छा, यही वोल्टेज यहाँ से फीडबैक रजिस्टर, यहाँ से जो हमारी VCC रजिस्टर है ये वाली 480K की,
यहाँ से वोल्टेज बन के इस VCC कैपेसिटर पे आ जाएंगे 9.9 वोल्ट। ये वोल्टेज जब जब इस IC की पिन नंबर 3 को मिलेंगे, ग्राउंड हमने अप्लाई कर दिया, ये वोल्टेज इसकी प्राइमरी वाइंडिंग पे आ जाएंगे। प्राइमरी वाइंडिंग ने क्या करना है, स्विचिंग करनी है। ये हमारा है उस नेगेटिव स्विचिंग को, जब डेड टाइम में जब ये IC अपना काम छोड़ेगी, जो पल्स विड्थ के दौरान, एक पल्स से दूसरी पल्स के दौरान जो डेड टाइम होता है, वहाँ पे जो कोलैप्सिंग मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वजह से रिवर्स रिड्यूस्ड वोल्टेज को ये कंपोनेंट ज़ीरो करेंगे। इसके बाद बारी आती है एक्सिलरी वाइंडिंग। एक्सिलरी वाइंडिंग एक डायोड, एक रेजिस्टर, ये इस कैपेसिटर को चार्ज करेगा। ये कैपेसिटर दो तरह से, एक सॉफ्ट स्टार्ट वोल्टेज आते हैं, ये वाले सॉफ्ट स्टार्ट वोल्टेज आ गए मेन कैपेसिटर से। रनिंग वोल्टेज, इसको नॉर्मल ऑपरेशन के लिए ये वोल्टेज मिलने चाहिए। अच्छा, इसके बाद ये हमारी है आउटपुट। यहाँ तक हमारा, ये मैंने रेक्टिफायर लगाया, डायोड लगाया, डायोड के बाद इंडक्टर लगा, कैपेसिटर, और ये हमारी सारी चीज़ें लगने के बाद हमें ये वोल्टेज आ गए यहाँ पर। यहाँ पर है हमारा फीडबैक नेटवर्क। जब आपका फीडबैक नेटवर्क सही काम कर रहा है, यहाँ पे हमने TL431 डायोड लगाया, रेफरेंस TL431 रेफरेंस लगा। ये वोल्टेज जब ये बनने के बाद यहाँ पर मिले, इस कनेक्टर पर मैंने वोल्टेज फिर देखे आकर, ये वोल्टेज ये हमें 5.1 वोल्ट मिल रहे हैं, 5.1 वोल्ट मिल रहे हैं। अगर ये फीडबैक सर्किट काम नहीं करेगा, ये ऑप्टो कपलर काम नहीं करेगा, तो क्या होगा कि उस वक्त हमारा सर्किट डिसेबल हो जाएगा। सपोज़ आपका ऑप्टो कपलर काम नहीं करता, तो ये देखें हमारे ये फीडबैक वोल्टेज नहीं आ रहे, ठीक है जी। तो ये IC रीस्टार्ट मोड में चली जाएगी। अगर आपके यहाँ पर शॉर्ट सर्किट है, अगर आपके फीडबैक आउटपुट में शॉर्ट सर्किट है, तो उस वक्त ये IC क्या करेगी, बार बार स्विच करेगी। तो इस तरह से हमारा ये सर्किट फंक्शन करेगा। ऐसे ही अगर हमारा ये आउटपुट ट्रांजिस्टर शॉर्ट है इसका, तो ये IC ये देखें अपनी वोल्टेज डाउन कर रही है, इसकी आउटपुट डेड हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो जी चाहे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं है तो आपकी मर्ज़ी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।